हेलो जिस कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की नई फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खार के बारे में और उनकी एक स्टेटमेंट के बारे में जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई। फॉरेन मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा ओहदा होता है और यकीनन हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इसीलिए हम ज़रा जांचने की कोशिश करेंगे कि उनकी बात में कितनी सच्चाई है। उन्होंने कुछ बड़े इम्पॉर्टेंट एंकर से बातचीत की है इस हवाले से और वहाँ पर अपना एक नैरेटिव दोहराया जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हम सब ने देख लिया। 2-3 दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी की एक और मीटिंग हुई उस मरासले से रिलेटेड जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ कर रहे थे और सारे सर्विसेज चीफ्स भी बैठे थे। आपके मरियम औरंगज़ेब भी बैठी थी वहाँ पर। तो उन सब ने वहाँ पर जो इलामिया आया वो ये था कि कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई इमरान खान की हुकूमत को हटाने के हवाले से। यानी तकरीबन वही वाली बात सामने आई जो लास्ट नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी इमरान खान के अंडर। बस इसमें इन्होंने ये चीज़ ऐड की कि बड़ा कैटेगोरिकली लिख दिया कि कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई लेकिन मुदाखलत ज़रूर हुई है, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। तो इसके बाद हिना रब्बानी खार आई और उन्होंने इस अपने ये जो अपनी हुकूमत की पोजीशन है उसको मज़ीद क्लैरिफाई करने की कोशिश की बड़े बड़े एंकर्स के साथ। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि देखें जी, साजिश तो हमें कोई नज़र नहीं आई लेकिन जो डोनाल्ड लू थे अंडर सेक्रेटरी स्टेट, उनकी जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी नॉन डिप्लोमेटिक थी और कुछ मुदाखलत करने की कोशिश की गई पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स पर जिस पर पाकिस्तान को फौरी जवाब भेजना चाहिए था। अब साथ ही वहाँ पर एक बड़ी स्प्लेंडेड बात उन्होंने कर डाली। उन्होंने कहा कि ये सारी जो चीज़ थी, ये जितनी भी कम्युनिकेशन थी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, ये डोनाल्ड लू की ज़ाती राय थी। उन्होंने कहा कि ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई थी फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान या फॉरेन सेक्रेटरीज़ के दरमियान कि जिसकी बात को इतना ज़्यादा सीरियस लिया जाता। उन्होंने कहा ये डोनाल्ड लू ने सिर्फ ये बात की थी, इसलिए हमें इसको ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये कहना कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का व्यू था, ये कोई डेलीगेशन लेवल टॉक्स नहीं थी लेड बाय द फॉरेन सेक्रेटरी और द फॉरेन मिनिस्टर और द मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कोई डेलीगेशन लेवल टॉक्स थी जिसमें सारी आपकी गवर्नमेंट होती है। ये एक लंच ऑन मीटिंग में आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अब हिना रब्बानी खार साहिबा या तो खुद बहुत मासूम है या वो हम सबको बेवकूफ़ समझती हैं। कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि ये दो ममालिक के दरमियान प्रॉपर बायलैटरल मुज़ाकरात चल रहे हों और वो एक दूसरे को धमकी लगाना शुरू कर दें कि तुम्हारी हुकूमत को हम गिरा के दम लेंगे। नो डाउट इसमें अमेरिका और चाइना के बीच में हमने देखा है बड़ी सख्त मीटिंग्स भी होती हैं बायलैटरल। उसमें टेक्निकल इश्यूज़ को मतलब उस हवाले से बहस की जाती है। ये नहीं किया जाता कि भाई मैं तुमसे एग्री नहीं करता, मैं तुम्हारी हुकूमत को उड़ा के दम लूँगा। तो ये हिना रब्बानी खार साहिबा कह रही हैं कि ये चूँकि कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं थी, ये 1-on-1 मुलाकात थी, तो इसलिए ये डोनाल्ड लू की अपने ख्यालात थे। मेरा सवाल इनसे ये है कि डोनाल्ड लू की कोई इमरान खान से कोई पर्सनल दुश्मनी थी या एक रात पहले उनको ख्वाब आया कि जी इमरान खान मुझे मार रहे हैं, लिहाजा मैं इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ सरगर्म हो जाऊं और उनके एम्बेसडर को कहूं कि जी ये अपनी सारी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे दो कि इमरान खान की हुकूमत को हटा दो। मतलब डोनाल्ड लू का पर्सनली क्या खार थी इमरान खान से। हिना रब्बानी खार किसको यहाँ पर बेवकूफ़ बना रही हैं। अब मैं ज़रा आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। 20 साल पहले 9/11 के बाद जो यूएस का सेम पोजीशन पर बंदा था जो आज डोनाल्ड लू है ना, उस वक्त था रिचर्ड आर्मिटेज। उसने पाकिस्तान को धमकी लगाई थी कि अगर तुम लोगों ने हमारी बात ना मानी, वॉर ऑन टेरर में हमारा साथ ना दिया, तो हम पाकिस्तान को स्टोन एज में धकेल देंगे बमबारी करके। ये मुशर्रफ हुकूमत को उन्होंने ये पैगाम दिया था। तो आज तक हम क्या सुनते आ रहे हैं कि वो पैगाम अमेरिका ने दिया था, वो पैगाम बुश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया था। ये खुद मुशर्रफ भी कह चुके हैं कि ये मतलब अमेरिका की तरफ से आया था। जो अंडर सेक्रेटरी स्टेट था वो तो सिर्फ एक जरिया था, वो एक मैसेंजर था और इसलिए यही उनका काम होता है। लेकिन यहाँ पर हिना रब्बानी खार साहिबा हमें ये हमारे जहनों में डालने की कोशिश कर रही हैं कि जी डोनाल्ड लू की ये ज़ाती राय थी। लेकिन 20 साल पहले जब उसी लेवल के बंदे ने जब हमें ये कहा था तब वो धमकी अमेरिका से आई थी। लेकिन आज ये धमकी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नहीं आई। हिना रब्बानी के मुताबिक ये डोनाल्ड लू की अपनी ख्वाहिश थी। जब भी दो मुल्कों के सफ़ीर या कोई सेक्रेटरी स्टेट आपस में बातचीत कर रहा होता है ना, तो उसका वही लेवल होता है कि दो मुल्कों के प्रेसिडेंट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट तो नहीं जाता ना खुद हर बात करने के लिए, इसलिए एम्बेसडर्स लगाए होते हैं। पाकिस्तान का जो अमेरिका में एम्बेसडर है
उसकी हैसियत प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वाली है, क्योंकि वो वहाँ पर उनका नुमाइंदा है, पाकिस्तान की रियासत का नुमाइंदा है। इसी तरह डोनाल्ड लू वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का नुमाइंदा है वहाँ पर। रिचर्ड आर्मिटेज ने जो धमकी लगाई थी पाकिस्तान को, वो बुश इंतजामिया के कहने पर लगाई थी। उसको ख्वाब नहीं आया था कि मुशर्रफ को मैं सुबह उठ के धमकियां लगाना शुरू कर दूं। इसी तरह डोनाल्ड लू को कोई ख्वाब नहीं आया था कि मैं सुबह उठकर इमरान खान की हुकूमत के हवाले से सारी साजिशें शुरू कर दूं। हिना रब्बानी खैर यहाँ पर आवाम को बेवकूफ़ समझ रही हैं। अफसोस के साथ हिना रब्बानी खैर एक वडेरा फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, फ्यूडल लॉर्ड हैं, उनके ये सारे बच्चे हैं और इन्होंने हमेशा आम पाकिस्तानियों को जाहिल समझा है, बेवकूफ़ समझा है। पहले आपकी ये सारी स्कीम्स कामयाब हो जाती होंगी, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप चाहते हैं कि आज भी आवाम का वही लेवल हो जो 30 साल या 40 साल पहले था, तो आपको सोशल मीडिया बैन करना पड़ेगा। इसको बैन किए बगैर आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारी आवाम बड़ी इल इन्फॉर्म्ड है। आवाम के पास इस वक्त इंटरनेट है, आवाम सारी एग्जाम्पल्स कंपेयर करती है, वेस्ट में क्या हो रहा है, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, तारीख में क्या लिखा है और आजकल क्या हो रहा है। तो आप इतनी आसानी से बेवकूफ़ ना काइंडली हमें समझें प्लीज़। आपकी एक एक कोशिश को जो हमें पागल बनाने के लिए होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। डोनाल्ड लू ने जो धमकी लगाई इमरान खान के खात्मे के हवाले से, इसको ये खुद तस्लीम अब कर चुकी है ये वाली प्रेजेंट हुकूमत, जो पहले कहती थी कि कोई साजिश नहीं हुई, लेकिन अब ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने बड़ी इस तरह की अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। रिचर्ड आर्मिटेज ने भी उस वक्त अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया था। तो ये कोई डोनाल्ड लू की अपना नहीं था, इसके पीछे पूरा प्लान तैयार होते हैं। ये तो ये तो चीज़ सामने आ गई ना। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पसे पर्दा होती हैं। ऑब्वियसली हमें क्या पता कि पाकिस्तान से रिलेटेड बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की आपस में कितनी मीटिंग्स हुई थी, कोई जान सकता है? कोई भी नहीं। तो बड़ी मीटिंग्स होती हैं। इसके अलावा इनकी जो कांग्रेस और सेनेट में इनकी जो कमेटीज़ होती हैं वो इनसे पूछती हैं, जो अंडर सेक्रेटरी स्टेट होते हैं। मतलब हर इलाके का डिफरेंट होता है। ये साउथ एशिया के हैं शायद, इसके अलावा इंडो पैसिफिक का अलग होगा, यूरोप का अलग होगा, साउथ अमेरिका का अलग होगा। तो उनसे फिर सवाल जवाब किए जाते हैं उनकी रियासत की जानिब से कि भाई आपने क्या इकदाम किए इस इलाके में अमेरिकन इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। एक वीडियो आपको पता है कि इनकी कई हेयरिंग्स पब्लिक हो जाती हैं यूएस की, ये खुद पब्लिक कर देते हैं। तो एक हेयरिंग्स में हम क्लियरली देख सकते हैं कि डोनाल्ड लू से सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं कि भाई इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे ममालिक को ये रशिया की तरफ कंडेम करने के लिए आपने क्या क्या इकदाम किए, मतलब किस किस्म का प्रेशर डाला है कि वो हमारी लाइन टो करें। Two other countries in your jurisdiction under South Asia, obviously you have the stands as well, Pakistan and Sri Lanka, that also voted to abstain from this vote. Can you talk briefly about your disappointment in those decisions and what efforts were made with respect to those countries? I was on the phone at 6 o'clock last night speaking to the Sri Lankan ambassador here. My colleague in the Bureau was on the phone with the Indian DCM. We have worked very hard, with the Pakistani DCM, to try to convince them to vote in favor of this resolution. It is disappointing how many countries have abstained. I would also look to how many countries Can I just voted in ask, favor. Mr. Ambassador, did anybody in the administration pick up the phone and call the Pakistani foreign minister or the prime minister of Pakistan? And No, as you know, our Sharjah has met recently with the Pakistani foreign minister, but on this as this you may topic? know, No, on this topic? on votes in the UN, On the Ukraine vote? on Ukraine votes not specific to the UN General Assembly vote. But as you may know, Prime Minister Khan has recently visited Moscow, and so I think we're trying to figure out how to engage specifically with the Prime Minister following that decision. Well, as you know, there was a meeting in Delhi with the Russians as well. The point is, we need a strong concerted effort with respect to all of these countries, Pakistan, Sri Lanka, and India. I understand that you made some efforts. Thank you. तो ये तो एक वो चीज़ है जो पब्लिक हो गई थी। हमें क्या पता कि पसे पर्दा क्या चल रहा था, इमरान खान के हवाले से उनकी क्या मीटिंग्स हो रही थी। और ये जो डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर असद मजीद को जो भी पैगाम दिया वो उनका ज़ाती नहीं था। ये बात मैं आप लोगों को सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हकीकत यह है कि 9/11 के बाद जब हमें अंडर सेक्रेटरी स्टेट रिचर्ड आर्मिटेज ने धमकी लगाई, हम उस वक़्त भी यूएस के प्रेशर के आगे हार मान गए। और हकीकत यह है कि आज भी जब अंडर सेक्रेटरी स्टेट डोनाल्ड लू ने जब हमें धमकी लगाई, आज भी हम अमेरिका के प्रेशर के सामने लेट गए।
तो उस वक्त भी 20 साल पहले भी हमने उनका प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया और आज भी। अफसोस की बात यह है कि उस वक्त अमेरिका बिफरा हुआ था, इस इलाके में आ रहा था, उनके ऊपर एक हमला हुआ था। आज अमेरिका इस इलाके से जा चुका था, लेकिन हमारी रियासत फिर भी ये दबाव कबूल नहीं कर पाई और क्लियरली रिजल्ट आपके सामने है, रिजीम चेंज हो गया। या तो हो ना कि ये जो चीज़ उन्होंने कही थी, जो मरासले में लिखी हुई थी डोनाल्ड लू की जानिब से, वो नहीं हुआ, वो चीज़ हुई। वो हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि किस तरह जोड़ तोड़ करके 1 महीने के अंदर पूरा पासा पलटा गया और रिजीम चेंज हो गया। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जो बात कही गई थी वो तो पूरी हो गई है। और हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये जो मरासला आया था अमेरिका की जानिब से, उसमें बार बार नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र था। ना सिर्फ जिक्र था, उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह इमरान खान को इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट्स दी कि किन किन लोगों से वो मिल रहे थे उन्हीं दिनों, ये जनवरी के स्टार्ट में मुनहरिफ अरकान से मिल रहे थे, छोटे लेवल के जो आपके MNAs हैं उनसे मिल रहे थे। मतलब इतने ज़्यादा लोगों से मिलने का क्या तुक था अमरीकी सफ़ीरों का जो पाकिस्तान में काम कर रहे थे। ये चीज़ इस नैरेटिव को मज़ीद पुख्ता करती है कि यस, पाकिस्तान में हुकूमत गिराने के ख़िलाफ़ एक फ़ॉरेन कॉन्स्पिरेसी हुई और उसमें एक पावरफुल कंट्री बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था और इवेंचुअली उन्होंने अपना मिशन अचीव कर लिया लोकल हेल्पर्स की मदद से, लोकल अबैटर्स और लोकल फैसिलिटेटर्स की हेल्प से। इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, पहले ये सब कहते रहे कि जी कोई मरासला नहीं है, इमरान खान झूठ बोल रहा है, इसने सब अपनी तरफ से बनाया है, US के किसी ऑफिशियल की जानिब से कोई धमकी नहीं लगाई गई पाकिस्तान को। फिर एक स्टेज आई कि उन्होंने कहा कि जी साजिश नहीं हुई लेकिन मुदाखलत ज़रूर हुई है। अब ये मान गए हैं कि ना सिर्फ मरासला आया था बल्कि उसमें एक थ्रेटनिंग टोन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अंडर सेक्रेटरी की वो अपनी एक ज़ाती राय थी, ला हौला वला कुव्वता। ये एक क्लासिक केस स्टडी है जिसमें हमारी रियासत मुझे और आपको पागल और बेवकूफ़ समझ रही है और वो समझ रहे हैं कि बड़ी इनको पागल बनाना बड़ा ही आसान है। एक UK का जरीदा है बड़ा मशहूर, उसका उर्दू वर्जन भी छपता है पाकिस्तान में। उसके एक जर्नलिस्ट ने एहसन इकबाल से 3 बार सवाल किया 1 मिनट के अंदर कि सर उस मरासले में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र था कि नहीं था। एहसन इकबाल साहब ने तीनों दफ़ा उससे मतलब ड्रिफ्ट मारी, मतलब सवाल से वो 3 दफ़ा उन्होंने उसको डिच किया उस सवाल को। ये चीज़ क्लियर है कि डोनाल्ड लू ने हमें धमकी लगाई, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र था, पाकिस्तान उस प्रेशर में नहीं आया और इवेंचुअली रिजीम चेंज हो गया। जिस भोंडे तरीके से ये सारी गेम खेली गई और एक सेटअप हमारे ऊपर लाकर बिठाया गया, एक चलती हुई हुकूमत को उसका रास्ता रोका गया। मैं हिना रब्बानी खर साहिबा से सिर्फ ये कहना चाह रहा था इस वीडियो के ज़रिए कि काइंडली हमें बेवकूफ़ ना समझिए। आप बहुत अच्छी फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमें खुशी होती है कि एक फ़ीमेल, एक यंग, एक एनर्जेटिक हमारी फॉरेन मिनिस्टर हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए, लेकिन पाकिस्तान का भी थोड़ा सोच लें। आपका ताल्लुक़ एक वडेरे ख़ानदान से है, आप लोग आवाम का तो बड़ी मुश्किल से सोचते होंगे, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे और सच बोलने की तौफीक दे। इसलिए तहरीक इंसाफ और इमरान खान का ये मुतालबा है कि इस हवाले से पूरी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने इस हवाले से ये अपनी कैंपेन चलाई हुई है। वो कह रहे हैं कि ओपन हेयरिंग होनी चाहिए अदालत में, जिसको सब सुन सकें और बड़ा एक न्यूट्रल तरीके से सारी एक बहस होनी चाहिए। इसमें सवाल और जवाब होने चाहिए और ऑब्वियसली जब सवाल जवाब होंगे, जब ओपन हेयरिंग होगी तो ये मामला मज़ीद उछलेगा और स्टेट इस वक्त इसको बर्दाश्त करने के मूड में नज़र नहीं आ रही। स्टेट इस वक्त चाह रही है कि ये मामला ज़्यादा से ज़्यादा जल्द अज जल्द ये दब जाए, क्योंकि इन पर दबाव है और अगर दबाव ना होता तो ये रजीम चेंज भी ना होता। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान की रियासत इस पूरे मामले पर एक ओपन, एक शफाफ, आज़ादाना तहकीकात कराने को तैयार है कि नहीं, या माजी के संगीन ब्लंडर्स की तरह ये वाला मामला भी इसी तरह दबा दिया जाएगा। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।